करो या दूसरा टैब खोलो। यहाँ पे जो आपको दिखाना है आप दिखा सकते हो। ये प्रेजेंट हो रही है आपकी स्क्रीन। हो रही है? ठीक है सर। तो आज मैं बताने वाला हूँ हुआवे स्विच का तो कॉन्फ़िगरेशन देख लिए थे अपन। सिस्को में कैसे कॉन्फ़िगरेशन करते हैं, बेसिक कमांड जो है उसको चेक करते हैं अपन। सर दिख रहा है ना प्रेजेंटेशन? दिख रहा है। कंटिन्यू। सर ये सिस्को का डिफॉल्ट आईपी ये रहता है अपना आईपी एड्रेस 192.168.1.254 और इसका डिफॉल्ट यूजर नेम पासवर्ड रहता है सिस्को। अब इसके CLI मोड में जाएंगे। जैसे कमांड क्या क्या अपन यहाँ पे स्विच में यूज कर सकते हैं। इसके मेन कमांड ये यूजर मोड, प्रिविलेज मोड, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन मोड, इंटरफेस कॉन्फ़िगरेशन मोड, विलेन कॉन्फ़िगरेशन मोड और ये लाइन कॉन्फ़िगरेशन मोड। ये इसके प्रॉम्प्ट है। इस टाइप पर आएगा तो यूजर मोड है। फिर अपन प्रिविलेज में जाएंगे तो ये प्रॉम्प्ट आ जाएगा। ग्लोबल में ये आ जाएगा इस टाइप का। तो अपन एक एक करके सब यूटिलाइज करेंगे कमांड को। जैसा कि स्विच में अपने को पता है कि क्या क्या करना पड़ता है। पहले एक्सेस अपने को कराना पड़ेगा, फिर कॉन्फ़िगरेशन में जाना पड़ेगा, फिर ACL का करना पड़ेगा। तो पहले अपन एक्सेस का देखते हैं कैसे करना है, क्या करना है। ये यूजर मोड है अपना, इसको अनेबल कर देंगे तो अपना आ जाएगा प्रिविलेज मोड में। ये प्रिविलेज मोड आ गया अपना। होस्ट नेम देना है, मतलब स्विच का क्या नाम देना है तो वो अपन कॉन्फ़िग मोड के अंदर जाकर के होस्ट नेम देना है। देख सकते हैं यहाँ पे रैपोर आ गया। जो अपन होस्ट नेम टाइप किए थे यहाँ पे शो हो रहे हैं। कॉन्फ़िग मोड के अंदर कॉन्फ़िग पे करेंगे। इंटरफेस विलेन 1। अब आईपी अपन असाइन करेंगे स्विच को। एड्रेस 10.20.30.11.255.255.255.0 और नो शट डाउन कर देंगे ताकि रिपोर्ट डाउन ना हो विलेन 1 का। और जो अपने को देखना चाहते हैं कि ये हुआ है कि नहीं हुआ है तो शो रनिंग कॉन्फ़िग। ये होस्ट नेम अपने को शो हो रहा है। होस्ट नेम अपन अभी किए हैं। और ये विलेन 1 में अपन आईपी असाइन किए हैं। ये शो हो रहा है 10.20.30.11। क्लॉक सेट करना है अपने को।
मंथ लिखना पड़ेगा। नहीं आ गया था, 08 के बाद क्वेश्चन मार्क लगाओ तो यहाँ पे तारीख ही आएगी 04 उसके। सेट हो गया अपना। तो इसको सेव अगर करना है तो इसमें अपने को चलाना पड़ेगा राइट, इसमें अपना सेव हो जाएगा। जो अपन कमांड चला रहे हैं रनिंग कॉन्फिग में वो सेव हो गया अपना। तो डिफॉल्ट गेटवे अपने को करना है 10, 20, 30 और 20। फिर राइट दबा देंगे। देखना है अपने को कि सेव हो रहा है कि नहीं हो रहा है। सो रनिंग कॉन्फिग चलाएंगे। गेटवे आ गया। दिखा रहा है अपने को। अब एक्सेस के लिए टेलनेट कैसे अपन असाइन करेंगे इसमें। कॉन्फिग मोड में जा करके लाइन VTY 0 स्पेस 4 में लॉगिन अपन देंगे लोकल का। अब इसका अपन यूजर क्रिएट करेंगे, यूजर नेम और पासवर्ड। इसे लॉगिन लोकल किया मैंने। यूजर नेम SLSPL, प्रिविलेज सेट कर देंगे 50, पासवर्ड SLSPL। ये अपना यूजर क्रिएट हो गया। तो राइट दबा देंगे, अपना ये कमांड भी सेव हो गया। अब अपने को देखना है फिर अपना यूजर दिख रहा है SLSPL प्रिविलेज 15 और पासवर्ड अपना ये रहा SLSPL। तो कंप्यूटर को वही सेम IP में दे देते हैं, नेटवर्क में जो भी है। पिंग आ रहा है। अब टेलनेट करके देखते हैं। यूजर नेम SLSPL, पासवर्ड में SLSPL। टेलनेट भी हो रहा है अपना। कैसे अपने को जो पासवर्ड भी ना शो हो, इसके लिए भी अपन एक कमांड चला सकते हैं। सर्विस पासवर्ड इंक्रिप्शन। ये जो पासवर्ड SLSPL जो अभी अपने को दिख रहा है वो इनक्रिप्ट कर देगा अभी।
पासवर्ड अपने को नहीं दिख रहा है। क्या कमांड चलाए थे उसके लिए अपन? सर्विस पासवर्ड एन्क्रिप्शन। ये चला देंगे तो मतलब रन करा देंगे तो जो भी पासवर्ड अपने को शो हो रहा है वो नहीं होगा। तो जैसे मुझे देखना है कितने लोग टैलेंट के थ्रू कनेक्टेड हैं। यूजर दिखा रहा है SLS-SPM। अब मेरे को डिस्कनेक्ट होना है जैसे टेलनेट से, तो मुझे एग्जिट करवाना पड़ेगा। वहां से मैं डिस्कनेक्ट हो जाऊँ। ट्रांसपोर्ट इनपुट ऑल कर देंगे तो अपना टेलनेट प्लस SSH दोनों ले लेगा। दोनों से लॉगिन कर सकते हैं, SSH के थ्रू भी और टेलनेट के थ्रू भी। तो इसको भी अपन सेव कर देते हैं। ये कमांड चला के अपन देख सकते हैं कौन कौन सा इंटरफेस है अपने पास, कौन अप है कौन डाउन है, ये चेक कर सकते हैं। यदि किसी को भी IP असाइन विलन 1 को इसमें अपन स्पीड देख सकते हैं और डुप्लेक्स है, हाफ है, फुल है। ये कमांड से अपन देख सकते हैं। सो इंटरफेस स्टेटस से अपने को चेक करना है कि इसका डुप्लेक्स क्या है। डुप्लेक्स अभी ऑटो स्पीड भी 10/100 इसमें है। अब किसी इंटरफेस का अपने को स्पीड अपग्रेड करना है, मतलब इंक्रीज करना है या फिर डुप्लेक्स उसका चेंज करना है, तो उसके लिए कमांड है इंटरफेस में जाकर ग्लोबल मोड में जाकर के कॉन्फ़िग मोड में, फिर इंटरफेस 0/1 स्पीड डुप्लेक्स तो अपने चेक कर सकते हैं इंटरफेस स्टेटस में। ये तो हम लोग अभी चेंज किए, ऑटो था तो फुल कर दिया और इसका स्पीड जो है मतलब ये लैन का 1000 किए तो ये आ गया यहाँ पे।
पर्टिकुलर उस इंटरफेस का देखना है तो ये कमांड है, सो इंटरफेस जो भी रहेगा फास्ट या गीगा, जो भी उसका 0/1 या 0/ जो भी है पोर्ट असाइन, वो एंटर कर देंगे तो उसके बारे में बता देगा। ये एक सिनेरियो ले रहे हैं हम लोग VLAN कॉन्फ़िगर के लिए, इसमें एक्सेस करना, ट्रंक करना है, क्या करना है उसके लिए। दो VLAN ले रहे हैं, VLAN 10 और VLAN 20। पहले क्रिएट करना पड़ेगा अपने को VLAN 10 नेम में सेल। एक और VLAN लिए हैं 20 नेम अभी आसान से सपोर्ट डिफॉल्ट VLAN 1 में, और जो अभी अपन क्रिएट किए हैं VLAN 10 और 20 वो दिखा रहा है अभी सेल्स और अकाउंट के नाम से अपन किए। पोर्ट भी असाइन कर दे, कौन सा एक्सेस रहेगा, कौन सा पोर्ट ट्रंक रहेगा। ये दिख रहा है फास्ट इथरनेट 0/1 VLAN 10 में है। इसका कमांड है स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। एक्सेस कर रहे हैं अपन इसको, फिर स्विच
एक्सेस कौन सा विलेन है यहाँ पे अपन किए 10 दे रहे हैं। पहला अपन एक्सेस किए मोड सेलेक्ट किए एक्सेस, फिर इसके बाद स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन उसको टैग कर रहे हैं विलेन 10 पर्टिकुलर फासेट 0/1 को, ये वाले पोर्ट को फिर एग्जिट कर देंगे। फिर इंटरफेस सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट में है 0/2 स्विच पोर्ट मोड एक्सेस, फिर स्विच पोर्ट एक्सेस विलेन 20 असाइन किए इसको। अभी ये इसके साथ कम्युनिकेट करे और ये विलेन 20 के साथ कम्युनिकेट करे, तो ये वाले लिंक को अपने को ट्रंक बनाना पड़ेगा क्योंकि 2 विलेन पास कराने हैं, इसलिए ट्रंक करना पड़ेगा। मोड स्विच पोर्ट विलेन, ये अपना ट्रंक कोड बन गया। राइट कमांड चला देंगे ताकि कॉन्फ़िगरेशन सेव हो जाए अपना। अब सेम कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पे करना पड़ेगा अपना। विलेन भी क्रिएट करना पड़ेगा। विलेन ब्रीफ में अपन चेक कर लेंगे 1020 का बन गया यहाँ पे। अब इसको भी ट्रंक करना पड़ेगा, ये वाले पोर्ट को GI02 मोड ट्रंक पोर्ट ट्रंक विलेन ऑन। ये वाला का कर रहे हैं कॉन्फ़िगरेशन फासेट 0/1 का। विलेन कौन सा देना है इसको 10।
ये वाला FA मोड एक्सेस export access VLAN empty. VLAN 10 अपन किसको असाइन किए हैं? FA फास्ट इथरनेट 0/1 को। ये आ गया यहाँ पे अपना, और 20 अपना FA फास्ट इथरनेट 0/2। भी असाइन कर दिए, दिख रहा है। 10 FA 0/1 को दिए और फास्ट इथरनेट /2 और 20 को दिए। अब ये दोनों को कम्युनिकेट कराते हैं। ये आ गया सक्सेसफुली। VLAN 10 से VLAN 10। फेल्ड क्यों हो रहा है? VLAN 10 से अपन VLAN 20 को कम्युनिकेट करा रहे हैं, ये तो हो नहीं पाएगा। ये हो गया सक्सेसफुली। VLAN to VLAN कम्युनिकेट कर रहा है, मतलब VLAN 10 से कम्युनिकेट करेगा VLAN 20 से VLAN 20, क्योंकि अपन ये दोनों पोर्ट को असाइन कर दिए, दोनों को अलग अलग VLAN से एक्सेस कराएं। पोर्ट को प्रोटेक्ट कराना है, पोर्ट प्रोटेक्शन रन कराना है, ताकि मतलब ये दोनों पीसी एक दूसरे से कम्युनिकेट ना करें, मतलब सेम अगर VLAN में रहे तो भी। जैसे एग्जांपल
अभी ये दोनों पिंग कर रहे हैं क्योंकि सेम VLAN में है, डिफॉल्ट 1 में। अब एक काम करेंगे, अभी तो दोनों पिंग हो रहे हैं, सक्सेसफुली हो रहे हैं। तो पोर्ट आइसोलेशन से क्या होगा, ये दोनों पोर्ट एक दूसरे से कम्युनिकेट नहीं करेंगे, ये दोनों पीसी आपस में कम्युनिकेट नहीं करेंगे, क्योंकि अभी तो दोनों पास कर रही हैं जो भी इनका पैकेट है। देखिए सक्सेसफुली हो रहा है। इसका कमांड है config इंटरफेस रेंज। इंटरफेस रेंज में आ गए अपन। फास्ट इथरनेट 0/1 से लेकर के 24 तक का अपन पोर्ट प्रोटेक्टेड कर देते हैं। अभी देखिए फेल हो गया। उससे पहले अपन किए थे तो पैकेट जा रहे थे, दोनों आपस में ट्रांसफर हो रहे थे। अभी फेल हो जा रहा है। क्यों हो जा रहा है? क्योंकि अपन पोर्ट प्रोटेक्टेड कर दिए। अब आपस में बात नहीं कर पाएंगे, वो चाहे सेम VLAN में रहें तो भी। इसमें भी यही हम कर देते हैं। इंटरफेस इसमें भी कर दिए। CDP रन कराना है, ये इसका कमांड है। दोनों रन करा देना, CDP प्लस LLDP। CDP रन करा दी, LLDP। अब उसके बाद अपने को देखना है कौन CDP नेबर है। तो ये अपने को दिखा रहा है, शो कर रहा है। gig 0/1 कनेक्टेड है किसके साथ? (0/2) ये पोर्ट। अब ये कमांड से इसमें डिस्क्रिप्शन लिख सकते हैं इस पर्टिकुलर पोर्ट का, कि ये लिंक मतलब ये पोर्ट किसके लिए है, क्या है इस टाइप का।
अब अपना कॉन्फ़िगरेशन बचा एसटीपी स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल का, इसमें कैसे करते हैं। ग्लोबल मोड में गए, कॉन्फ़िग मोड में, स्पैनिंग ट्री मोड, हेलो हेलो हाँ भाई आ रहा है, आवाज आ रहा है। आ रहा है। ये स्पैनिंग ट्री रन कर दिए इसमें एक स्विच में। अमित भाई थोड़ा फास्ट हो जा रहा है। तो फिर से बताऊं क्या स्पैनिंग ट्री वाला? हाँ थोड़ा धीरे करिए ना, थोड़ा नोट करने में दिक्कत हो रहा है। ठीक है फिर से बता रहा हूँ ना। ये कॉन्फ़िग मोड में गए, ग्लोबल कॉन्फ़िगरेशन जो रहता है अपना, ये स्पैनिंग ट्री मोड, इसमें दो ऑप्शन आता है, एक पीवीएसटी और रैपिड पीवीएसटी। तो अपन चूज करते हैं रैपिड, के बारे में अभी अपन पढ़े हैं, तो रैपिड पीवीएसटी आ गया। पीवीएसटी मतलब हो गया पर विलन स्पैनिंग ट्री प्रोटोकॉल। इसका मैं अभी बता रहा हूँ इसमें कैसे और क्या यूज कर सकते हैं। ये इसमें अनेबल हो गया एक स्विच में, कंट्रोल Z दबा दिए, राइट कर दिए, ये अपना कमांड सेव हो गया एक स्विच का। इसी प्रकार इसमें कर रहे हैं कॉन्फ़िग ट्री, स्पैनिंग ट्री मोड, रैपिड पीवीएसटी। राइट कर देंगे। ये अपना रोड ब्रिज बन गया, फर्स्ट वाला जो है, तो कि डेजिग्नेटेड पोर्ट आ रहा है, मतलब ये अपना रोड स्विच हो गया। तीनों पोर्ट अपना डेजिग्नेटेड हो गए। और इसका चेक करें तो स्पैनिंग ट्री, एक रूट है डेजिग्नेटेड है। जैसा सर और मैडम ने पहले ही बताया था, आरएसटीपी में तीन वो होता है अपना पोर्ट रोल, एक तो रूट, डेजिग्नेटेड और अल्टरनेट। रूट और डेजिग्नेटेड में अपना फॉरवर्डिंग रहेगा और अल्टरनेट में डिस्कार्ड हो जाएगा। तो ये दो पोर्ट अपना दिखा रहा है, डेजिग्नेटेड है, एक रूट है, और इसमें अपने को सभी पोर्ट दिखा रहे हैं डेजिग्नेटेड है। यहाँ तक समझ में आ गया ना सबको? हेलो हेलो हाँ हाँ हाँ।
जैसे आप दिखाते हैं कि ब्लू रूट में करके इसको कुछ करेंगे आवाज नहीं आ रही है। इसके वाला करेंगे। अब जैसे ये अपना रूट स्विच है, इसको अपने को चेंज करना है, मान लीजिए इसको करना है, तो उसके लिए कमांड है ये पीवीएसटी में ये है कि जैसे अपन पर विलेन के हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं, इसलिए यहाँ पे जैसे अपन वही की स्विच में किए थे तो डायरेक्ट एसटीपी प्रायोरिटी डायरेक्ट सेट कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है, स्पैनिंग ट्री विलेन टैग करना पड़ेगा, मतलब कौन से विलेन को हम लोग प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं। जैसे अभी अपन डिफॉल्ट लिए विलेन 1 को प्रायोरिटी देना चाह रहे हैं 4096 और वैसे डिफॉल्ट 32768 रहता है एवरेज आईडी, तो उसको अपन कम कर रहे हैं ताकि मतलब लोएस्ट इसका वो हो, इस कारण से ये रूट स्विच बन जाए। भाई वो स्क्रॉल को ऊपर लीजिए, वो VLAN 1 पे दिखाएगा, वो चेंज हो गया। वो नीचे VLAN 20 देन VLAN 10 उसके ऊपर जाइए। एक मिनट नीचे नहीं, ऊपर ऊपर जाइए, वो VLAN 10 का दिखा रहा है। हाँ ये देखिए VLAN 1 का ये प्रायोरिटी चेंज।
इसमें और कमांड चला सकते हैं। एक मिनट, स्पैनिंग ट्री VLAN 1 VLAN वो प्रैक्टिकल ओपन मेमोरी और इसमें और इसमें कॉस्ट भी अपन डिफाइन कर सकते हैं। पाथ कॉस्ट जो रहता है कॉन्फ़िग के अंदर, कॉन्फ़िग टर्मिनल के अंदर इंटरफेस कॉस्ट अपन पाथ कॉस्ट कर दिए 2000। इंटरफेस के अंदर जाकर के स्पैनिंग ट्री कॉस्ट 2000 है। (0/1) पोर्ट सिक्योरिटी अगर देना अपने को, जैसे कभी कभार एरर आ जाता है, एरर डिसेबल का इसमें 2960 2950 में एरर डिसेबल का वो अपन डिफाइन नहीं कर पाते। किसके कारण है? 3-4 कारण से होता है। डुप्लेक्स मिसमैच के कारण
जो अपन डुप्लेक्स अभी सेटिंग किए, एक मिनट में आपको बता देता हूँ। तो इंटरफेस ये डुप्लेक्स अभी बीच में अब मैंने अभी चेंज किया था, तो जब चेंज किया था तो दोनों लिंक डाउन थी। क्यों डाउन थी? क्योंकि दोनों का जो डुप्लेक्स और स्पीड जो था दोनों अलग अलग था। एक ऑटो में था और इसको मैंने चेंज किया था फुल डुप्लेक्स में, और स्पीड इसकी 100 में थी, मतलब ये वाले की 100 में थी, और इसको मैंने 1000 किया था। इस कारण से पोर्ट डाउन दिखा रहा था। फिर जब दोनों मैच हुआ तब लिंक अप हुआ है। तो इसमें ये एरर आता है। एरर डिसेबल का 2-3 कारण है, जैसे डुप्लेक्स मिसमैच हो जाता है, और पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन ब्रॉडकास्ट होता है, या फिर लूप बैक एरर आ जाए इस कारण से। तो पोर्ट सिक्योरिटी अपन कैसे सिक्योर कर सकते हैं पोर्ट को, उसका कमांड है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर जाकर के इंटरफेस कोई भी एक पूरा ही रेंज ले लेते हैं। ये कमांड है स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन प्रोटेक्टेड। इंटरफेस के अंदर जाकर के स्विच पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन प्रोटेक्टेड। सेव हो गया। सेव हो गया। तो रनिंग कॉन्फ़िग में जो भी रन कमांड किए हैं वो सब आ जाएगा, जो है ये। एक्सेस मोड ये वाला पोर्ट अपना पोर्ट प्रोटेक्टेड भी है और पोर्ट सिक्योरिटी वायलेशन भी है।
जैसे इसका वर्जन देखना अपने को, कौन सा वर्जन तो शो वर्जन करके ये दे सकते हैं। और जैसे कभी कभार फ्लैश इसका चेक वो करना रहता है, चेंज करना रहता है। ये डॉट बिन में रहेगा इसका फ्लैश। सर हो गया बस, नहीं था कितने सर? हेलो हाँ हेलो। हाँ मैडम, ये बस इतना ही है इसमें तो मेरे को। ठीक है, गुड। हालांकि सिस्को स्विच किसी के पास है नहीं जो CLI से बेस कमांड कॉन्फ़िगरेशन करना पड़े, सभी के पास GUI बेस ही है। और फिर भी कमांड रेफरेंस के लिए सही है। ओके, नेक्स्ट कौन है? मुकेश। हाँ सर, नेक्स्ट अपना है बैटरी बैकअप के बारे में अपने को बताना था। तो शुरू करो जी। अभी। स्विच के रिगार्डिंग किसी को कोई सवाल तो नहीं है ना? सिस्को के सर इसमें हाइब्रिड मोड का नहीं आता क्या? इसमें हाइब्रिड मोड नहीं आता। सिस्को Okay. में हाइब्रिड मोड नहीं आता। ओके सर। ओके, तो आगे बढ़ते हैं। ठीक है मुकेश और कृति, आप कंटिन्यू करो। यस सर। तो अपने को यहाँ पे डिस्कस ये करना है कि अपने सेंटर पे अपना पावर सप्लाई किस तरह से होता है। अपना जो सेंटर जो रहता है वो 24/7 वर्क करना चाहिए। तो इस रिगार्डिंग कभी कभी क्या होता है कि किसी किसी सेंटर पे या मैक्सिमम सेंटर पे ऐसा होता है कि पावर कट होने पे अपना पूरा सिस्टम ही डाउन हो जाता है। लेकिन अपना सिस्टम डाउन ना हो इसके लिए हम इन्वर्टर का यूज करते हैं। तो इन्वर्टर और बैटरी अपने को किस तरह का यूज करना है, कितना उसका बैकअप टाइम होना चाहिए, ये सारी चीजें यहाँ पे अपन डिस्कस कर सकते हैं। तो उस रिगार्डिंग अपने को क्या क्या चाहिए रहता है या क्या क्या अपने को देखना है। तो सबसे पहले तो अपने को अपने सेंटर पे ग्राउंड लाइन चेक करना रहता है या ग्राउंडिंग अपने को देखना रहेगा कि ग्राउंडिंग प्रॉपर है कि नहीं है। ग्राउंडिंग इसलिए क्योंकि अपना मैक्सिमम सिस्टम जो रहता है वो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम ही है और मेटल बॉडी रहता है। तो कभी कभी क्या होता है कि उस मेटल बॉडी पे करंट भी आता है। तो करंट ना आए उसके लिए अपना सारा सिस्टम जो रहता है वो प्रॉपर ग्राउंडिंग होना चाहिए। तो प्रॉपर ग्राउंडिंग अपने को चेक करना हो तो अपन ग्राउंडिंग कैसे चेक कर सकते हैं। तो ग्राउंडिंग चेक करने के लिए सिंपल अपने को फेस अपने को मालूम होना चाहिए कि फेस लाइन कौन सी है। तो फेस लाइन पे अपन मल्टीमीटर से अपन चेक कर सकते हैं। कैसे चेक करना है ये मैं आपको बता दे रहा हूँ।
अपने पास में एक सिंपल टेस्टर होता है, उस सिंपल टेस्टर से अपन चेक कर सकते हैं कि किस पॉइंट पे लाइट ब्लिंक हो रही है। टेस्टर से जिस पॉइंट पे लाइट ब्लिंक होती है वो अपना फेस होता है, और जिस पॉइंट पे लाइट ब्लिंक नहीं होती है वो अपना न्यूट्रल होता है या ग्राउंडिंग होता है। तो यहाँ पे अपन सिंपल चेक कर सकते हैं कि अपना ग्राउंडिंग प्रॉपर है कि नहीं है। ये चेक करने के लिए सिंपल एक मल्टीमीटर का यूज करते हैं। मल्टीमीटर ये इस तरह का मल्टीमीटर होता है। इस मल्टीमीटर में दो वायर रहती है, एक रेड और ब्लैक। रेड आपका फेस पे रहता है और ब्लैक जो रहता है वो न्यूट्रल पे रहता है। तो इससे आप डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। फेस और न्यूट्रल पे लगाने पे आपको 230-240 वोल्ट आपको शो होता है, मतलब आपका न्यूट्रल और फेस क्लियर है। अब आप फेस और ग्राउंड चेक करते हैं, तो फेस और ग्राउंड चेक करने पे भी आपको 230 और 240 वोल्ट ही मिलना चाहिए। फेस और न्यूट्रल चेक करने पे 230 तो मिलता ही है। फेस और ग्राउंड चेक करने पे भी आपको 230 वोल्ट आपको मिलना चाहिए। 230, 240 एज रिक्वायर्ड, जैसे आपके यहाँ सप्लाई हो रहा हो उस हिसाब से। साथ में आपका न्यूट्रल ये ग्राउंड, न्यूट्रल और ग्राउंड आप चेक करेंगे तो न्यूट्रल और ग्राउंड या तो फिर -1 दिखाना चाहिए या 0 दिखाना चाहिए। इससे आपको पता चल जाता है कि आपके यहाँ का जो ग्राउंड लाइन है वो सही है और मतलब सही तरीके से वायरिंग हुआ है आपका। अगर नहीं हुआ है तो इसको आपको सही करवाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके पास मल्टीमीटर नहीं है तो उस कंडीशन में आप कैसे चेक करेंगे? तो मल्टीमीटर नहीं है उस कंडीशन में आपको सिंपल एक सीरीज लाइट लेना है। और इस सीरीज लाइट को फेस पॉइंट और न्यूट्रल पॉइंट से कनेक्ट करेंगे तो आपका लाइट ग्लो होना चाहिए। इसी प्रकार आपका ये फेस पॉइंट और ग्राउंड पॉइंट ये कनेक्ट कीजिए। ये कनेक्ट करने पर भी आपका लाइट ग्लो होना चाहिए, मतलब आपका ग्राउंडिंग सही है। साथ में आपका न्यूट्रल और ग्राउंडिंग ये आप कनेक्ट कीजिए, न्यूट्रल और ग्राउंड, तो आपका लाइट ग्लो नहीं होना चाहिए। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपका ग्राउंड सही है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि फेस और ग्राउंड कनेक्ट करने पे लाइट ग्लो नहीं होता है। इसका मतलब ये है कि आपका ग्राउंडिंग सही नहीं है। फेस और ग्राउंड कनेक्ट करने पे भी आपका लाइट ग्लो होना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्राउंड लाइन आपके सर्वर रैक पे डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए। ये किसी स्विच से होते हुए नहीं जाना चाहिए। आपका जो ग्राउंड लाइन है, जो मेन ग्राउंड लाइन आ रहा है आपके पूरे बिल्डिंग पे, उस बिल्डिंग के ग्राउंड लाइन से डायरेक्ट कनेक्ट होना चाहिए आपका सर्वर रैक या आपका डिवाइस। इसको किसी स्विच वगैरह से होते हुए नहीं जाना चाहिए, पास नहीं करना चाहिए। दूसरा इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ग्राउंड वायर जो है कम से कम 1.5 mm या इससे अधिक मोटे का यूज करना चाहिए। मतलब कहने का मतलब ये है कि जो भी वायर आप यूज कर रहे हैं वो उसका रेजिस्टेंस कम होना चाहिए। ठीक है।
दूसरा पॉइंट आपका ये है कि इलेक्ट्रिकल डायग्राम विथ इन्वर्टर। तो जनरली आपका जो होम है, तो होम में किस तरह का यूज होता है इन्वर्टर, वो मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। ये आपको एक इमेज शो हो रहा होगा। इस इमेज में एक इन्वर्टर भी है, स्विच बोर्ड भी है, एमसीबी बॉक्स है और मीटर बॉक्स है। ये जो वायरिंग डायग्राम आप जो देख रहे हैं, ये घरों में होता है। तो घरों में किस तरह से होता है कि एमसीबी बॉक्स से एक स्विच बोर्ड पे गया मेन लाइन, और इसी मेन लाइन से आपका ये जो ब्लैक कलर का वायर शो हो रहा है, ये आपका न्यूट्रल वायर है। इसमें इन्वर्टर कैसे यूज होता है कि आपका इन्वर्टर जो रहता है वो इस इन्वर्टर के एक फेस जो रहता है आपके इस सिचुएशन में बोर्ड में लगा रहता है। तो इस तरह से वायरिंग हुआ रहता है आपका घरों पे। लेकिन हमें जो यूज करना है, हमें इस तरह का वायरिंग डायग्राम यूज नहीं करना है, हमें सिंपल यूज करना है। कभी कभी जैसे अगर आप किसी इलेक्ट्रिशियन को या किसी टेक्नीशियन को आप बुलाते हैं इन्वर्टर फिट करने के लिए, तो वो आपको इस तरह का डायग्राम बनाने के लिए कहेंगे या इस तरह का सजेस्ट करेंगे कि इस तरह से आप वायरिंग करवाइए ऐसे करके। हमें वैसा नहीं करवाना है, हमें सिंपल सा वायरिंग डायग्राम रहेगा हमारा। अपना जो इन्वर्टर का जो डायग्राम जो रहेगा वो इस तरह से रहेगा, एकदम सिंपल डायग्राम रहेगा। एक इनपुट रहेगा, जो इनपुट रहेगा वो इन्वर्टर पे इनपुट आएगा, वहां से आपका एक लाइन जो रहता है वो बैटरी पे जाता है और एक लाइन जो जाता है वो आपका आउटपुट रहता है, जिससे आप अपना सारा सिस्टम कनेक्ट करते हैं। तो
जो एक्सटेंशन बोर्ड जो इन्वर्टर का आउट रहता है उसको किसी एक्सटेंशन बोर्ड पे लेके जाना चाहिए और उस एक्सटेंशन बोर्ड से फिर आप अपने अकॉर्डिंग आपको जितना रिक्वायर्ड है उसके हिसाब से आप अपना स्विच, क्वालिटी स्विच है, फाइबर स्विच है, कंप्यूटर्स है या आपको जो जो इक्विपमेंट चलाना है आप वो सारे डिवाइसेस इसमें कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें भी एक चीज ध्यान रखने वाली रहती है कि एक्सटेंशन बोर्ड जो यूज कर रहे हैं आप उस एक्सटेंशन बोर्ड पे 5 एम्पियर का फ्यूज वाला यूज करें। अगर आप फ्यूज वाला एक्सटेंशन बोर्ड यूज नहीं कर रहे हैं तो उसकी जगह पे आप 5 एम्पियर का एमसीबी यूज कर सकते हैं। इसमें स्विच, फ्यूज या एमसीबी यूज करने का कारण ये है कि मान के चलिए कि कल की डेट पे या कोई डिवाइस शॉर्ट होता है तो जो भी डिवाइस आपका शॉर्ट हो रहा है तो उस डिवाइस के शॉर्ट होने की वजह से आपका इन्वर्टर पे लोड ना बढ़े, इसलिए अपन इसमें एमसीबी या फ्यूज का यूज करते हैं ताकि एमसीबी स्विच शॉर्ट होने पे आपका फ्यूज उड़ जाए या एमसीबी ट्रिप कर जाए। इससे आपके अदर डिवाइसेस जो रहते हैं वो भी इफेक्ट नहीं करेंगे और डैमेज भी नहीं होंगे। तीसरा इंपॉर्टेंट चीज है कि इन्वर्टर वगैरह जो सिलेक्ट करते हैं तो इन्वर्टर अपने को कैसा सिलेक्ट करना है, अपना बैटरी बैकअप कितना होगा, वो आप वो सारी चीजों के लिए आपके सेंटर पे टोटल पावर कंजप्शन कितना है ये चीजें आपको ध्यान में रखना होगा। इससे आप सही तरीके से आप इन्वर्टर चूज कर सकते हैं और बैटरी भी चूज कर सकते हैं। तो टोटल कंजप्शन आपको चेक करने के लिए एक सिंपल सा चीज है, मार्केट में अवेलेबल होता है। ये इस तरह का टंग टेस्टर कहते हैं इसको। ये आपका एम्पियर चेक करता है। एम्पियर चेक करने से आपका आपके सेंटर पे टोटल कितना कंजप्शन है वो आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जितना एम्पियर आपका इसमें कंजप्ट हो रहा है और आपके एंड पे जितनी सप्लाई आ रही है, मान के चलिए कि 230 की सप्लाई है और 5 एम्पियर का आपका लोड जा रहा है तो उसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका टोटल लोड निकल जाता है वाट्स में। दूसरा तरीका ये है कि आप अपने सेंटर पे जो आउटपुट है उस आउटपुट पे आप ये जो आउटपुट लाइन है इस आउटपुट के मेन लाइन जिसपे फेज जा रहा है इस फेज पे आप एक एम्पियर मीटर होता है वो एम्पियर मीटर आप इसमें सीरीज पे लगा सकते हैं। ये एम्पियर मीटर को आप फेज पे सीरीज पे लगाएंगे तो इसमें टोटल आपका कितना एम्पियर जा रहा है इससे आप अपना लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये सारी आपके पास में इक्विपमेंट नहीं है तो सिंपल सा एक तरीका है कि आपके यहाँ जो मीटर लगा हुआ है उस मीटर पे 1 घंटे में आपके यहाँ टोटल लोड कितना जा रहा है यूनिट पे वो आप चेक कर सकते हैं कि 1 घंटे में आपका 1 किलोवाट बिजली खपत हो रहा है या 1 यूनिट बिजली खपत हो रहा है। 1 यूनिट बिजली खपत हो रहा है इसका मतलब ये है कि 1 किलोवाट का कंजप्शन आपके 1 घंटे पे है तो उसके हिसाब से आपका जो इन्वर्टर होना चाहिए वो आपका 1 किलोवाट के ऊपर होना चाहिए। आपके यहाँ जितना लोड जा रहा है उस लोड के अकॉर्डिंग आपको उससे एबव ही इन्वर्टर चूज करना रहेगा। उससे कम यूज करेंगे तो कल की डेट पे अगर लोड थोड़ा सा और बढ़ता है तो आपका पूरा सिस्टम बैठ सकता है। इसलिए कभी भी इन्वर्टर अपन चूज करते हैं तो आने वाले टाइम पे और कितना अपन लोड डाल सकते हैं। कल की डेट अभी मान के चलिए कि आपके सेंटर में 1 वोल्टी बैट लगा हुआ है, कल की डेट पे आपको और 1-2 वोल्टी लगाना रहेगा तो उसका लोड और बढ़ेगा। तो ये सारी चीजें आपको
पहले से ही एज्यूम करके या आने वाले टाइम पे अपन लगाएंगे, ऐसा प्लानिंग करके अपने को इन्वर्टर सिलेक्ट करना रहेगा। इन्वर्टर टाइप, तो इन्वर्टर टाइप अपने को कैसा चूज करना है, मैं तो आपको बता ही दिया कि पावर कंजप्शन के अकॉर्डिंग आपको इन्वर्टर तो चूज करना ही है। इन्वर्टर में मेन चीज ये रहती है कि स्विचिंग टाइम, सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है स्विचिंग टाइम। कुछ एक आध इन्वर्टर ऐसे होते हैं जिसकी स्विचिंग टाइम थोड़ी अधिक रहती है, 1 मिनट की भी रहती है, 2 मिनट की भी रहती है, लेकिन हमें जो इन्वर्टर यूज करना है वो लेस देन 10 ms वाली स्विचिंग टाइम का ही यूज करना है। उसके बाद में दूसरा है कि किलोवाट, अपने सेंटर पे कितने किलोवाट का कंजप्शन हो रहा है उसके अकॉर्डिंग अपना इन्वर्टर अपने को चूज करना है। 1 किलोवाट अगर कंजप्शन हो रहा है तो अपने को कम से कम 1.5 किलोवाट का इन्वर्टर अपने को चाहिए रहेगा। दूसरा है कि बैटरी बैकअप, तो अपने को कितना बैटरी बैकअप चाहिए तो उसके हिसाब से अपना इन्वर्टर जो रहता है, 1 बैटरी वाला भी इन्वर्टर आता है, 2 बैटरी वाला भी आता है, 4 बैटरी वाला भी आता है। तो एज रिक्वायर्ड अपने को मतलब कैसा अपने को इन्वर्टर चाहिए, मतलब कितने बैटरी वाला अपने को इन्वर्टर चाहिए, उसके हिसाब से अपने को इन्वर्टर चाहिए रहता है, ये चूज करना रहता है। ठीक है, कीर्ति मैम इसके आगे आप बताएंगे। हाँ, प्रेजेंटेशन ऑन कर देता हूँ। नॉर्मली जो आपने अभी बोला कि पावर अगर वो नहीं है और उसको मीटर से चेक करेंगे, तो मीटर से चेक करेंगे तो वो तो पूरा ऑफिस का पावर कंजप्शन आएगा। अपने को जो पता करवाना है वो सिर्फ रैक का पता करवाना है। रैक का पता करवाना है तो इसके लिए अपन ऐसा कर सकते हैं कि 1 घंटे में अपने को निकालना है। तो सिंपल से ये है कि आपको जितनी डिवाइसेस चलानी है आपके इन्वर्टर पे, तो उसके हिसाब से आप उतनी डिवाइसेस ऑन रखिए, बाकी डिवाइसेस आप ऑफ कर दीजिए। ओके। तो आप 1 घंटे में आपको ये सिंपल से पता चल जाएगा कि इतना डिवाइस कनेक्ट करने पे और चलने पे रनिंग टाइम पे आपका इतना बिजली खपत हो रहा है। ओके, करेक्ट जी हाँ, जैसा मुकेश ने बताया कि इन्वर्टर टाइप और पावर कंजम्पशन और कुछ सर्किट डायग्राम, मैं कुछ इन्वर्टर इंस्टॉलेशन एंड अबाउट इन्वर्टर कैपेसिटी भी डिस्कस करूंगी, पर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड रिक्वायर्ड पॉइंट जो अपने सेटअप के लिए है वो है बैकअप टाइम। जो बैटरी बैकअप टाइम होता है कि कितने आवर्स कितने टाइम तक अपनी बैटरी चलेगी, अपने इन्वर्टर की बैटरी अपन को पावर सप्लाई देगी। तो ये देखने के लिए मींस मेन पावर सप्लाई जब बंद है तो ये अपन कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं बैटरी बैकअप टाइम। मुकेश वो फॉर्मूला। तो बैटरी बैकअप टाइम के लिए जब अपन शॉपकीपर से पूछेंगे तो वो अपन को बताएंगे कि ये 6 आवर्स 8 आवर्स बैटरी का बैकअप है। तो अगर रफली अपन कैलकुलेट करना चाहें तो मैं एक सिंपल सा फॉर्मूला बताऊंगी। बैटरी AH इट मीन्स बैटरी की रेटिंग होती है लाइक 120 एम्पियर आवर, 150 एम्पियर आवर, 220 एम्पियर आवर। तो नॉर्मली अपन 150 एम्पियर आवर कंसिडर करते हैं। एंड देन बैटरी वोल्टेज जो 12 वोल्ट लिखा हुआ है वो बैटरी वोल्टेज है। देन नेक्स्ट नंबर ऑफ बैटरी, अपने इन्वर्टर में कितनी बैटरीज लगी हुई है, 1 2 या 4 या 5, तो वो डिपेंड करता है कि अपनी बैटरी अपने इन्वर्टर में कितनी बैटरी लगी हुई है। यहाँ पे नंबर ऑफ बैटरीज आ जाएगी। एंड देन 0.8 मीन्स एफिशिएंसी ऑफ बैटरी। कोई भी बैटरी होती है वो 100% सिर्फ आइडियल कंडीशन में अपन कंसिडर करते हैं, बट प्रैक्टिकली कोई भी बैटरी 70 to 80% ही इफेक्टिव होती है। एफिशिएंसी उसकी सिर्फ 70 to 80% ही होती है। तो उसको अपन कंसिडर करते हुए यहाँ पे 0.8 लेकर के चलेंगे। एंड देन टोटल लोड इन वॉट्स, डिनोमिनेटर में टोटल लोड इन वॉट्स, इससे अपन डिवाइड करेंगे। टोटल लोड इन वॉट्स मीन्स जो अपने को मेन पावर सप्लाई जब कट होता है
तो इन्वर्टर से जितने भी अप्लायंसेस या एपरेटस अपने कनेक्टेड हैं उनका टोटल वॉट, टोटल पावर कंजम्पशन वो कितना है वो अपन को यहाँ मेंशन करना होगा। तो इससे अपन को मिल जाएगा कि अपनी बैटरी का बैकअप टाइम कितना है। लाइक मैं कंसिडर करती हूँ 8 आवर्स अपनी बैटरी का बैकअप टाइम है एंड ऑलरेडी पावर कट हुए 6 आवर्स हो चुके हैं। तो लास्ट 2 आवर्स में अपन कुछ और सेटअप के लिए, क्योंकि सेटअप बंद नहीं होना चाहिए, तो अपन कुछ और उसके लिए बैटरी यूज करने के लिए कोशिश करेंगे और अपन कुछ तैयारी करेंगे, क्योंकि अपन को एक कैलकुलेशन पता रहेगा कि अपनी बैटरी 2 आवर्स में बंद हो जाएगी। इसीलिए बैटरी बैकअप टाइम अपने सेटअप के लिए कंसिडर करना, कैलकुलेट करके रखना जरूरी होता है। मैं बैटरी बैकअप टाइम आप सभी को क्लियर होगा आई होप। मैं नेक्स्ट पॉइंट पे आऊंगी, बैटरी टाइप। बैटरी टाइप 3 टाइप की बैटरीज होती है, लाइक SMF बैटरी एंड ट्यूबुलर बैटरी एंड जेल बैटरी। SMF बैटरी मीन्स सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। ये बैटरी होती है जो सील्ड होती है, इसको ज्यादा मेंटेनेंस रिक्वायर नहीं होता है इसमें। तो ये बैटरी काफी कॉस्टली होती है, इसलिए इसको ज्यादा यूज नहीं किया जाता है। एंड देन जेल बैटरी जो होती है वो भी मतलब कॉस्टली होती है, बट ये यूजुअली अपन यूज नहीं करते हैं। ट्यूबुलर बैटरी को ज्यादा यूज किया जाता है बिकॉज इसमें डिस्टिल्ड वाटर यूज किया जाता है। एंड मैं ज्यादा डीप ना जाते हुए ये बताना चाहूंगी कि ट्यूबुलर बैटरी में अपन जो 2-3 बैटरीज अपनी लगी हुई होती है उसको डिस्टिल्ड वाटर के थ्रू रेगुलर चेकअप के साथ यूज कर सकते हैं एंड इसका लाइफ भी ज्यादा होता है। तो अगर देखा जाए तो अपने यहाँ लगभग सभी जगह ट्यूबुलर बैटरी ही लगी हुई है। मैं एग्जांपल दूंगी, लाइक रायपुर में भी शायद लगी हुई है। तो ट्यूबुलर बैटरी ज्यादा चीप भी होती है और मेंटेनेंस उसका वाटर एंड ज्यादा मेंटेनेंस भी रिक्वायर नहीं होता है, इसलिए ट्यूबुलर बैटरी को ही होता है। बैटरीज में सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी जो होती है एंड जेल बैटरी जो होती है, ये लगभग सोलर पैनल एंड जहाँ सोलर इक्विपमेंट्स लगे हुए होते हैं वहाँ ज्यादा यूज होता है, बिकॉज इसमें DC to DC इनपुट होता है, तो इसको वहाँ ज्यादा यूज किया जाता है कंपैरेटिवली ट्यूबुलर बैटरीज के। तो जैसे अपने यहाँ पर अपन को सेटअप पे लगाना है तो अपन ट्यूबुलर बैटरी कंसीडर करते हैं। और मैं बताना चाहूंगी कि जो इन्वर्टर एंड बैटरी मेंटेनेंस होता है, जो नेक्स्ट पॉइंट है अपना, कि इसका मेंटेनेंस कैसे किया जाए। जो बैटरीज होती है उनको रेगुलर 5 to 6 मंथ्स में अपन को, वैसे तो 3 मंथ्स होना चाहिए बट हर 3 मंथ्स में इतना हो नहीं पाता है, तो अपन कंसिडर कर सकते हैं 5 to 6 मंथ्स में इसको चेकअप करते रहना चाहिए। जैसे कि सिर्फ पानी डालना ही इसका मेंटेनेंस नहीं होता है, इसका आउटपुट वोल्टेज कितना है वो भी अपन चेक कर सकते हैं। 12 वोल्ट और बिटवीन 11 वोल्ट टू 12 वोल्ट इसका आउटपुट होना चाहिए। अगर 12 वोल्ट नहीं है तो इसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी और इसका आगे मींस पीरियड ऑफ वर्किंग भी उससे इफेक्ट होता है। तो इसका मेंटेनेंस के लिए बैटरीज में अपन को यही देखना होता है कि हर 5-6 मंथ में अपन उसका वाटर लेवल एंड देन आउटपुट वोल्टेज ये चेक कर सकते हैं। ये आप किसी एक्सपर्ट के थ्रू चेक करवाएंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। एंड देन मैं आपको बताना चाहूंगी कि इन्वर्टर जो होता है अपने ऑफिसेज में, तो उसको प्लेस कहाँ किया जाए। अगर इन्वर्टर रखा हुआ है, वो उसके आसपास कोई ऐसी टॉक्सिक या कोई पेपर इस टाइप की चीजें रखी हुई या अपने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस हैं तो वो उसके पास नहीं होना चाहिए। इन्वर्टर के आसपास कोई ऐसा मटेरियल भी नहीं होना चाहिए जो जल्दी फायर कैच कर सकता है। और इन्वर्टर को अपन अगर रख सकें तो एक प्लास्टिक ट्रॉली या एक वुडन ट्रॉली में रख सकते हैं। तो इन्वर्टर के ऊपर या उसके आसपास ऐसी कोई चीज नहीं होनी चाहिए। एंड पावर सप्लाई, जहां अपनी मेन पावर सप्लाई आती है ऑफिस में, इन्वर्टर वहां पर एक स्विच के साथ कनेक्ट होना चाहिए।
ताकि वो मेन पावर सप्लाई जब कट होता है तो वो बैटरी से अपने ऑफिस में पावर सप्लाई मिलता रहे। और जैसा मुकेश ने बताया कि अगर अपन प्रोविजन कर रहे हैं कि अपन को कोई बैटरी अपन को लेना है या इन्वर्टर अपने ऑफिस के लिए लेना है, तो जो करंट इंस्टॉलेशन कैपेसिटी है अपने ऑफिस की, लाइक 2 OLTs एंड 2 स्विच एंड 2-3 फैंस, लाइट्स एंड 2-3 PCs, तो इसके अकॉर्डिंग अपन वॉट कैलकुलेट करके इन्वर्टर चूज करना चाहेंगे। बट अपन कोशिश ये करेंगे कि उसका जो भी कैपेसिटी है, लाइक 3000 वॉट अपन को रिक्वायर है, तो अपन उससे ऊपर की ही बैटरी लें, ताकि आगे चल करके जब अपना जो भी प्रोविजन है, लाइक 6 OLT का प्रोविजन है, तो ये सब उसके अंडर आ सके। फ्यूचर प्लानिंग के साथ ही अपन को इन्वर्टर चूज करना होगा, ताकि आगे चल करके वो इन्वर्टर पे ओवरलोड ना हो और इन्वर्टर बैकअप दे सके। और मैं बताना चाहूंगी कि स्विचिंग टाइम तो आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, जैसा कि मुकेश ने बताया। स्विचिंग टाइम बस ये होता है कि जो भी मेन पावर सप्लाई कट होने के बाद जो बैटरी से अपन को पावर सप्लाई मिलता है, उस बीच के जो शॉर्ट ड्यूरेशन को स्विचिंग टाइम बोलते हैं। तो ये स्विचिंग टाइम जितना कम होगा उतना अच्छा रहेगा। लाइक 8 to 10 मिलीसेकेंड से कम होगा तो अपने जो भी PCs है एंड अपना जो सेटअप है वो बंद नहीं होगा। अगर स्विचिंग टाइम ज्यादा होता है तो उससे अपना सेटअप डाउन हो सकता है या PCs बंद हो सकते हैं, तो वो अपने वर्किंग में बहुत डिस्टर्ब होगा। तो स्विचिंग टाइम कम हो ऐसा अपन को ध्यान में रखते हुए इन्वर्टर चूज करना है, नहीं तो सिस्टम ऑफ होने से प्रॉब्लम हो सकती है। एंड देन सेफ्टी मेजर्स में एक चीज और, जैसा कि मुकेश बताया कि फ्यूज या फिर MCB इनपुट एंड आउटपुट दोनों साइड लगा सकते हैं इन्वर्टर के, ताकि जो भी शॉर्ट सर्किट होने से या हाई वोल्टेज होने से उसमें कोई भी इफेक्ट ना हो और अपने apparatus भी ठीक रहे एंड इन्वर्टर पर भी लोड ना बढ़े। सो आई होप ये क्लियर होगा। अगर किसी को कुछ क्वेश्चंस है तो। हाँ, SMF बैटरीज जो है, मतलब SMF बैटरी मतलब सील्ड मेंटेनेंस फ्री बैटरी। वो बैटरी मतलब उसमें आप पानी भी नहीं डाल सकते, उसमें आप कुछ नहीं कर सकते, एक सीधी पैक हुई बैटरी होती है, ड्राई बैटरी, ड्राई बैटरी होती है, राइट। वो बैटरीज ऑनलाइन UPS के रिगार्डिंग रिकमेंडेड है। जिनके यहाँ पे UPS ऑनलाइन है, ठीक है, उनके यहाँ तो ऑनलाइन UPS के साथ आप ड्राई SMF बैटरी लगाओ, वही रेकमेंडेड किया गया है। इवन भोपाल के अंदर भी बैटरीज लगी हुई है। भोपाल में कभी भी ट्यूबलर बैटरी नहीं आई है, पहले से ही SMF बैटरी आई है। इवन एक बैटरी का सेट चेंज भी हो चुका है और ये सही है, ये हो चुका है भोपाल के साथ कि बैटरीज का वोल्टेज कम हो गया था। जो बैटरी वोल्टेज 12 वोल्ट दिखाना चाहिए, तो ये रेकमेंडेड है कि आप अपने यहाँ पे एक मल्टीमीटर भी रखो, ठीक है। मल्टीमीटर से भी आप उसको चेक करते रहो कि कितना बैटरी बैकअप कितना वो है। सिंपल आपको वो दोनों इलेक्ट्रोड्स जो है वो बैटरी के दोनों इलेक्ट्रोड्स के ऊपर लगाने हैं और आपका वो पावर मीटर पे, वो पावर मीटर बोल रहा हूँ, मल्टीमीटर पे वो रीडिंग आ जाएगा कि ये कितना वोल्टेज का बैटरी बैकअप दे रहा है। तो 12 वोल्टेज होना चाहिए। तो हमारे भोपाल में ऐसा हुआ था कि वो 12 वोल्ट ना होके वो 8 वोल्ट हो गया था, तो बैटरी हमने रिप्लेस करवाई। हालांकि इसकी बैटरी की लाइफ जो है वो 2 या 3 साल रहती है, 2 या 3 साल के बाद वो बैटरी चेंज करनी पड़ती है, राइट। अभी मिल रहा है क्या, अभी आ रहा है क्या डिलीवरी? बंद है। ओके। दूसरा जो मैटर है वो किस तरीके से उसका वो करवाना है, कनेक्टिविटी इन्वर्टर के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी करवानी है। तो ये केस क्या है कि जब कनेक्टिविटी नहीं होती है, हम नया सेटअप करवा रहे होते हैं और इन्वर्टर बैटरी वाले को बुलाते हैं,
तो ये सजेस्ट कर सकता है बैटरी वाला कि आप जो है कनेक्टिविटी इस तरीके से करो, मतलब कि फेस जो है वो अपने एक्चुअल उसमें से लेगा और सिर्फ इन्वर्टर में न्यूट्रल डालेगा और फिर उस तरीके से चल सकता है। लेकिन हमें ऐसा नहीं चलाना है, इसका एक परफेक्ट रीजन है। ये जो डायग्राम अभी जो देख रहे हैं स्क्रीन के ऊपर, इस तरीके से कनेक्टिविटी हमें नहीं करनी है। ये कनेक्टिविटी घरों में लाइट, ट्यूबलाइट, पंखों के साथ, एसी के साथ किस तरीके से कनेक्टिविटी करते होंगे हम लोग, लेकिन अपना सर्वर रैक इस तरीके से कनेक्ट नहीं करना है। क्यों? क्योंकि इस तरीके से अगर कनेक्टिविटी होगी और अगर मान लो इन्वर्टर बंद हो गया, टोटल डाउन हो गया, तो आपको इन्वर्टर रिपेयर करवाने के अलावा या उसको तुरंत चेंज करवाने के अलावा आपके पास कोई उपाय नहीं होगा दूसरा। और ऑन द अदर हैंड अगर दूसरी तरीके से कनेक्टिविटी करी, जिस तरीके से है क्या वो डायग्राम, इस तरीके से कनेक्टिविटी हुई और मान लो कि आपका इन्वर्टर खराब हो गया या बैटरी खराब हो गई, तो आपको कुछ नहीं करना है, ये इनपुट से सीधा एक केबल एक्सटेंशन बोर्ड में डाल देना है, तो आपकी कनेक्टिविटी चालू हो जाएगी। ठीक है, ये कारण है इसको कनेक्टिविटी को इस तरीके से रखने का। दूसरा कि ग्राउंड अपने को चेक करना है। ग्राउंडिंग हमेशा, एक चीज इसमें छूट गई मुकेश, हमें अपने हर डिवाइस को जब हम रैक में लगाते हैं, हाँ, तो एक तार आता है, एक केबल आता है अर्थिंग का, वो केबल हम लगाते नहीं हैं उसके साथ। तो हाँ, हर डिवाइस के साथ ये प्रैक्टिस भी हमको रखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस रहेगी ये, कि हर एक डिवाइस के साथ एक केबल अटैच करके उसको ग्राउंड के साथ अटैच करें। सर जैसे ही अपन कोई नई ओएलटी या स्विच मंगाते हैं, वो केबल ऑलरेडी उसके साथ में आता है। राइट। इवन आप अगर देखोगे कि जिसके यहाँ पे वोडाफोन के मक्स लगे होंगे, तो वोडाफोन के साथ वो बाय डिफॉल्ट लगाते हैं मक्स के साथ, वो एक अर्थिंग पेच लेके जाते हैं और लगाते हैं अपनी रैक के ग्राउंड के साथ। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस भी जो है हमें करनी चाहिए और उसको ग्राउंडिंग रखनी चाहिए। ग्राउंड किस तरीके से नापना है वो तो हमने देख लिया कि आप सिंपल मल्टीमीटर को एक नोड ग्राउंड में और एक नोड फेज में लगा के आप चेक करो, 230 वोल्टेज आना चाहिए। ठीक है, और अगर ग्राउंडिंग सही ना हो, 230 ना हो, तो आप तुरंत उसको इलेक्ट्रिशियंस के बुला के या उसको वो करवा के आप उसको सही करवाओ। ग्राउंडिंग अपने ऑफिस की रैक का ग्राउंडिंग 100% सही होना चाहिए जी। फिर किसी के साथ कोई हादसा हुआ हो इस तरीके का और कोई शेयर करना चाह रहा हो, या कोई प्रिकॉशंस किसी ने मेजर करी हो और वो कोई शेयर करना चाह रहा हो, तो दीपेन एक छोटा सा ये, when there are more than one batteries which are connected, और अगर आप चेक करते हो उसमें से अगर एक बैटरी खराब है, तो नॉर्मली ऐसा होता है कि सारी बैटरी बदलने का एडवाइस किया जाता है, जस्ट बिकॉज कि एक मतलब हमेशा से जब 4 बैटरी या 2 बैटरी का हम ये बनाते हैं, क्लब करते हैं चारों को, तो उसमें से एक बैटरी ज्यादा पावरफुल या कमजोर है, तो वो उतना ही नुकसानदेह है जितना मतलब एक अगर सही नहीं है तो चारों को खराब कर सकती है। दैट इज वन। सेकेंड, एक जो बेसिक डिफरेंस है आपके इन्वर्टर और यूपीएस के अंदर, वी आर नॉट यूजिंग इन्वर्टर्स, वी आर यूजिंग यूपीएस, इज द स्विचिंग टाइम। पावर कट ऑफ होने पर कितनी मिली सेकेंड के अंदर वो पावर सप्लाई चालू करेगा, तो वो यूपीएस का जो टाइम है वो 5 या 5 से कम मिली सेकेंड रहता है, जबकि इन्वर्टर का जो है वो 20, 30, 40 तक जाता है। जो डिफरेंस है ऑनलाइन एंड ऑफलाइन यूपीएस, ऑफलाइन यूपीएस के अंदर जो है वो नॉर्मली मेन लाइन का जो पावर है वो ही सीधा मतलब रेगुलेट करके आउटपुट में दिया जाता है। जब मेन पावर फेल होता है तभी चार्ज की हुई बैटरी में से पावर
दिया जाता है, दैट इज ऑफलाइन यूपीएस। ऑनलाइन यूपीएस में मेंस जो है वो हमेशा से सिर्फ बैटरी चार्ज करता रहता है, और इवन मेन लाइन चालू है फिर भी पावर जो है वो बैटरी में से ही ये होके निकलता है। तो जो मेन सर्किट है वो हमेशा सिर्फ बैटरी को चार्ज करती रहती है, और बैटरी में से निकला हुआ पावर विच इज रेगुलेटेड एंड स्टेबल, दैट गोज ऑन योर आउटपुट। तो ऑनलाइन ऑफलाइन में ये दो ये है। अदरवाइज लोग पूछेंगे ना कि भाई आपका ऑनलाइन यूपीएस है या ऑफलाइन है, बराबर। काफी जगह पे अभी लाइन इंटरएक्टिव काइंड ऑफ मॉडल इज वर्कड आउट, मतलब मुझे बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। वी हैव सम, इफ वी हैव सम एक्सपर्ट हु कैन थ्रो सम लाइट। अदरवाइज ऑनलाइन ऑफलाइन में ये फर्क होता है। ज्यादातर हम यूपीएस यूज करते हैं, इन्वर्टर अवॉइड करते हैं। हाँ, अभी किसी को कुछ ऐड करना है तो हेलो, सबको समझ आ गया? सर जैसे अपना बैकअप टाइम जो है 8 आवर्स या 12 आवर तक का रहता है बैटरी का, तो हम उसको इंक्रीज नहीं कर सकते क्या 16-24 आवर तक? ऐसा बैटरी बढ़ाओ, इंक्रीज हो जाएगा। नहीं, उसमें दो पैरामीटर होते हैं। जैसे दीपेन ने बोल दिया कि बैटरी बढ़ाओ, पर इज माई यूपीएस कैपेबल इनफ टू, मतलब जैसे हम भोपाल में 4 बैटरी है, रायपुर में 4 बैटरी का यूपीएस लगा है, उसके ऊपर 8 बैटरी लगा दोगे तो बैकअप नहीं बढ़ जाएगा। बिकॉज पहली चीज, यूपीएस में चार्जिंग करंट कितना निकल रहा है, ठीक है। अगर वो 48 वोल्ट का चार्जर है, दैट मीन्स यू आर सपोज टू कनेक्ट 4 बैटरीज ऑफ 12 वोल्ट ईच इन सीरीज। तो फिर 8 बैटरी वाला यूपीएस आता है, 16 वाला भी आता है, और फिर हायर कैपेसिटी ऑफ बैटरी ऑल्सो कैन बी वर्कड आउट। उस तरह से वो कर सकते हैं। दूसरा जो है, मतलब जैसे अभी आपने 100 AH का बैटरी लगाया है तो 200 AH का बैटरी ये कर सकते हो, लेकिन उसमें बहुत सारे पैरामीटर पिक्चर में आते हैं। एक तो चार्जिंग टाइम, मतलब आपका जो चार्जर है वोल्ट का है और कितने एम्पियर का है, मतलब जितना एम्पियर ज्यादा उतना वो बैटरी को फास्ट चार्ज करेगा। जितना वोल्ट है उसके हिसाब से नंबर ऑफ बैटरीज नीड टू बी कनेक्टेड। अगर कोई चार्जर है 24 वोल्ट का है, दैट मीन्स यू कैन ओनली कनेक्ट 2 बैटरीज ऑफ 12 वोल्ट ईच। नहीं, लेकिन इसके अंदर 48 वोल्ट का अगर अपने पास इन्वर्टर यूपीएस है और 48 वोल्ट पे 4 बैटरी लगेगी। अगर मान लीजिए कि मुझे उसका बैकअप बढ़ाना है तो मैं और 4 बैटरी जोड़ूंगा, लेकिन उस 4 बैटरी को मैं सीरीज में ना जोड़ के जो इंडिविजुअल बैटरी है उसके साथ मैं पैरेलल जोड़ दूंगा, तो मेरा वोल्टेज 48 का 48 ही रहेगा, मेरा एम्पियर बढ़ जाएगा। उसके में हाँ, पर उसके मतलब ज्यादा फायदा नहीं होगा। इट इज बेटर टू गो विद 8 बैटरी सेटअप, राइट। हाँ, अब कुछ है बाकी? हाँ, सबको समझ में आ गया? हाँ, इफ देयर इज नथिंग देन देयर इज वन इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट। जैसे आप सबने आज सुबह में चेतन की एक पोस्ट देखी होगी। वन ऑफ द ऑफिस कंप्यूटर इन रायपुर इज
by not by coronavirus but attacked by a ransomware. Yes, sir. It is highly advisable not to keep any of the TeamViewer or remote desktop or any application running on your office PC. One which is your heart, using which you normally control all your network elements, need not run any of this kind of application continuously. That is one. Secondly, आपके पास बैकअप होना चाहिए सारी इंपॉर्टेंट फाइल का. मे बी सेल्स वालों को हो सकता है किसी को ऑफर दिया है या किसी के साथ एग्रीमेंट किया है या किसी का पीओ है, सॉफ्ट कॉपीज है, तो यू कीप द एडिक्वेट बैकअप एट ऑफिस एंड ऑन द नेट बोथ. हम लोगों को सिक्योरिटी बहुत समझाते हैं लेकिन हम खुद उसको अप्लाई नहीं करते. सेकेंडली, जहां पे भी अननेसेसरी हो, मतलब नेसेसरी नहीं हो, तो कोई भी रिमोट डेस्कटॉप एप्लीकेशन या एमई एडमिन या आपका फाइल शेयरिंग अपना या प्लीज डोंट इंस्टॉल इट. अगर करना ही पड़े तो मोमेंटरी एक्सेस देके उसको बंद रखो. जैसे ही आप उसको लॉन्गर पीरियड तक चालू रखोगे, योर एंटायर पीसी इज वल्नरेबल टू दिस काइंड ऑफ अटैक्स. This has happened for the second time. It has happened first time in Burgad at one of the clients, and he lost a lot of accounting stuff, and he had to pay the ransom amount. At least I'm not going to pay because whatever is there, we will have some backup, some or the other backup, and it is not that important. But especially आप कहीं पे भी क्लाइंट को भी एडवाइस करो तो डोंट एडवाइज टू कीप एनी ऑफ दिस एप्लीकेशन रनिंग फॉर मोर देन अ स्पेसिफाइड पीरियड. मे बी 10 मिनट 15 मिनट किसी को कुछ दिखाने के लिए कराया, दैट इज गुड इनफ. अदरवाइज डोंट कीप दोज एप्लीकेशंस रनिंग. और अपना वो ये कहाँ है धनवानी, कमलेश है नहीं सर? नहीं है. नेटवर्क इश्यू बहुत है उनके यहाँ पे. तो मतलब what preventive action or how we can prevent this to happen, उसका भी एक आध सेशन रख लो. Thanks Amit, thanks Kriti and Mukesh. Yes sir, thank you sir. थैंक यू सर. सबको हम मतलब 3 बजे वापस मिलते हैं. I hope now Deepen will start routing. Yes, from evening. From afternoon session we'll start routing and we'll go for another couple of days. Yes. 4 या 5 सेशन में राउटिंग वगैरह सब कुछ खत्म हो जाएगा. 4 या 5 सेशन तो ज्यादा हो जाएंगे. मतलब देखते हैं मतलब कितने सेशन लेता है. अच्छा ठीक है. We'll see you at 3. Thanks everyone for joining. Thank you.